नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव विश्वम। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में क्या बगावती स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। जैसा कि कांग्रेस विमर्श बना रही थी। कांग्रेस के वैसे तो ज्यादातर विमर्श झूठे थे और ये भी विमर्श झूठ पर आधारित था। लेकिन ऐसा एक वाकया, ऐसा एक उदाहरण सामने आ गया है। जब उत्तर प्रदेश से एक सांसद वाली पार्टी अपना दल सोनीलाल पटेल की अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल ने भाजपा से बगावत की शुरुआत कर दी है। मामला यूं है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और वो आरक्षण से संबंधित हैं। इन पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। अब बात करते हैं विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने और बहुत ही अच्छे ढंग से मंत्रालय आवंटित होने, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी सकुशल संपन्न हो जाने के बाद पहला विरोध का स्वर सुनाई पड़ा है। इसके पहले आता तब तो इसके नेतार्थ कुछ और हो सकते थे। अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और उसमें आरक्षण संबंधी जो गंभीर आरोप है उन्होंने उस पत्र में लगाए हैं। भारतीय राजनीति की एक परंपरा है कि जब भी किसी नेता को अपने पार्टी से, अपने गठबंधन से कोई दबाव बनाना होता है तो वो ऐसी शिकायत लेके आता है जिसमें वोट बैंक का, उसके जो जनाधार वाले वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा हो, ताकि दबाव की राजनीति काम कर सके। और ऐसा लगता है कि यहां भी हो सकता है अनुप्रिया पटेल ने ये खेल किया हो, क्योंकि कभी कभी दबाव की राजनीति काम भी करती है। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा है वह सरकारी भर्तियों में आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में लाने वाला है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाई जा रही है और इस तरह से उन पदों को, मीन्स आरक्षित वर्ग के पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। इससे आरक्षित वर्ग को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अनारक्षित पद कर दिए जा रहे हैं वो सामान्य वर्ग से भरे जा रहे हैं और ये लगभग वैसा ही है जैसे आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण समाप्त करने जैसा ही है। इसका फायदा सामान्य वर्ग को हो रहा है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। एक सांसद है उनकी पार्टी का, लेकिन उनको ये पद मिला। अब इससे या तो ये पता चलता है कि उनकी पार्टी का इतना बहुत अधिक महत्व है भाजपा के लिए, इतनी महत्वपूर्ण है, या फिर भाजपा ने बहुत ही दरिया दिली दिखाते हुए उनको उपकृत किया है। जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल सच है कि कोई भी वस्तु जो बहुत आसानी से मिलती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। हो सकता है अनुप्रिया पटेल को जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का जो मंत्रालय मिला है, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, एक सांसद होने पर भी वो उसको ऐसा ही ले रही है। और यही नहीं, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। उनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने फायदे के साथ अ, अगर इस तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर बात है और इसे गंभीरता से लेना ही होगा। लेकिन जब आरक्षण के मुद्दे पर यह बात आई है तो अनायास ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। तो आपको याद होगा कि जिस समय लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और तमाम तरह तरह के सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, उस समय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को मॉर्फ किया गया। असल में तेलंगाना की एक सभा में अमित शाह ने कहा था कि अगर उनकी सरकार वापस आएगी तो वह मुसलमानों को दिए जाने वाला आरक्षण समाप्त कर देगी। तो इसमें मुसलमानों को शब्द काट कर वीडियो से हटा दिया गया और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा ऐसा बना रहा और इससे बहुत ही एडवर्स पब्लिसिटी की गई। इससे जो नुकसान भाजपा को होना था वो तो हो गया। इसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से किया था। इस तरह की चीजों को, संविधान बचाने को लेकर और आरक्षण समाप्त करने के दो ऐसे विमर्श रहे जो पूरी तरह से झूठे विमर्श थे, लेकिन ये पूरे लोकसभा के चुनाव में छाए रहे और दुर्भाग्य से भाजपा इनकी काट भी नहीं निकाल सकी। इसका सबसे अधिक फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हुआ।
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 संसदीय सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का ख्याति प्राप्त कर ली। कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली। अगर इन दोनों की सीटें जोड़ दें तो 43 सीटों के साथ एक बहुत बड़ा नंबर उत्तर प्रदेश में हो जाता है 80 सीटों में से। और भाजपा इस तरह से 33 सीटों पर सिमट गई। और जो भाजपा को आज 240 पर रुककर बहुमत नहीं मिल पाया है, उसका सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश ही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म हो गई कि उत्तर प्रदेश का माहौल तो बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का मिजाज तो बदल रहा है, यहाँ का वोटर कहीं दूसरी दिशा में वोट करने वाला है, और जो भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो फेल हो रही है। और अब अगले चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन इससे भी खराब होगा। ऐसे में पिछड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जनजातियों के वोट पाने के लिए होड़ लगी हुई है। लोग अपनी रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं, और जो अनुप्रिया पटेल का जो ये कदम है, हो सकता है उसी के लिए हो। बता दें कि जो अनुप्रिया पटेल ने अपने पत्र में जो मुद्दा उठाया है, वह साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में है। उन्होंने मांग की है कि आवश्यक प्रावधान करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि इस तरह से जो कैंडिडेट हों, जो नॉट फाउंड सुटेबल वाली जो जगह हैं, उनको रिजर्व रखा जाए और उसी वर्ग से भरा जाए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए चाहे जितनी नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े, उसी वर्ग से भरा जाए, किसी भी हालत में सामान्य वर्ग से ना भरा जाए। और उन्होंने तर्क दिया कि जो अभ्यर्थी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता की योग्यता के आधार पर यहाँ पर आते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो उसके लिए योग्य तो हैं। अब आप देखिए, आरोप तो बहुत गंभीर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि उन्हीं से भरा जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, और वो इस तरह की जो आरक्षित पद हैं, आरक्षित कैटेगरी के, उनको नॉट फाउंड सुटेबल करके सामान्य वर्ग से भर रही है। अब आप समझिए कि इतना गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया। एक केंद्र का राज्य स्तर का मंत्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये आरोप लगा रहा है और उसमें सुधार की मांग कर रहा है, जबकि उसका पति उसी मुख्यमंत्री की कैबिनेट में कैबिनेट स्तर का मंत्री है। तो वो कैबिनेट मीटिंग में बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे। इससे जाहिर होता है कि उनका उद्देश्य इस मुद्दे को पब्लिसिटी देना चाहता था, बजाय उसका सलूशन ढूंढने से। और ये भी है, जिस दल ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, एक सांसद होने के बावजूद उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनके पति को कैबिनेट में जगह दी, कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया, जबकि भाजपा के पास बहुमत, पूर्ण बहुमत है उत्तर प्रदेश में। ये इस तरह का आरोप बहुत रियली भाजपा के लिए चेतावनी है। जो बात उन्होंने, अनुप्रिया पटेल ने कही है, एक राज्य मंत्री केंद्र सरकार का और एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का, इन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि ऐसा हो नहीं सकता है। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी आज की तारीख में ये बता देगा कि आरक्षित वर्ग के जो पद हैं, जिनमें सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, उनको सामान्य वर्ग से नहीं भरा जा सकता है। क्योंकि इसके लिए संविधान में एक 81वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके आधार पर इन पदों को रिक्त रखा जाता है, बैकलॉग कहते हैं, और वो अगली जो जैसी चयन प्रक्रिया होती है उसमें शामिल कर लिया जाता है, और कभी भी इन पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती कि सामान्य वर्ग से भरे। और इसके बाद भी अगर ये अ, आरोप लगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि अनजाने में लिख दिया गया, जानकारी के अभाव में लिख दिया गया। ये जानबूझकर लिखा गया और पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए लिखा गया। उनके इस आरोप के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार को सफाई दी, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार की नियमावली है, और उस नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा है कि न्यूनतम अर्हता अंक ना मिलने पर भी किसी भी अभ्यर्थी के आगे ये नहीं लिखा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल, बल्कि उसके स्थान पर उसकी ग्रेडिंग दी जाती है। A B C D जो भी क्राइटेरिया उनका निर्धारित है, इस तरह की ग्रेडिंग दी जाती है। और ऐसी रिक्तियों को किसी भी हालत में सामान्य वर्ग से नहीं भरा जाता है, उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और जो भविष्य में चयन प्रक्रिया होती है उसमें शामिल कर लिया जाता है। ऐसी वैकेंसी को बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने बताई, जो बोर्ड होता है साक्षात्कार लेने वाला, कैंडिडेट्स के उनको अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, कोई भी चीज नहीं दी जाती है। उनके पास सिर्फ एक नंबर होते हैं, कोड्स होते हैं, जिनके आधार पर उनको उनका एवेल्युएशन करते हैं, और उनकी जो इंडेक्सिंग है, सीटिंग है, वो बाद में कर लेते हैं मार्क्स की। इससे किसी को नहीं पता चलता है कि आरक्षित वर्ग का है या सामान्य वर्ग का है। ये भी उन्होंने सफाई दे दी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव भी झूठी बातों पर बहुत मुखर रहते हैं। एक से एक ऐसी काल्पनिक बातें कह के इतना मुखर हो जाते हैं, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनके बहुत लोग उनको सुनते भी हैं। चुनाव में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि आज तक अखिलेश यादव इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका दूसरा टर्म चल रहा है,
उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है और ये भी लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि योगी आदित्यनाथ भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और उनकी प्रशंसा सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी होती है। पाकिस्तान में भी लोग डिमांड करते हैं उनकी। तो ये जो मामला है, इसकी शुरुआत भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने की। दरअसल लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई उसमें कुछ वैकेंसी निकली, 48 रिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी थी। उसमें से 2 वैकेंसी भरी गई हैं अन्य पिछड़ा वर्ग से या अनुसूचित जाति जनजाति से और 8 भरी गई अन्य पिछड़ा वर्ग से। 10 लोग मिले। 38 वैकेंसीज हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। लेकिन इसी पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ट्वीट करते हैं कि एसजीपीजीआई में 48 वैकेंसी निकली थी, जिसमें 2 अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को और 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लिया गया है। 38 वैकेंसी कहाँ गई इसका पता ही नहीं चल रहा है। मतलब उनको ऐसे लगता है कि जैसे 38 वैकेंसी में कोई घपला घोटाला हो गया है, उनको सामान्य वर्ग से भर लिया गया है या समाप्त कर दिए गए हैं पद। ये डॉक्टर्स की वैकेंसी हैं। उनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनके आधार पर पैनल डिसाइड करता है और ये एसजीपीजीआई में नहीं होता है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। उनका अपना पैनल है, उन्होंने जो प्रक्रिया बताई। इसके बाद में अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा, हो सकता है वो समाजवादी पार्टी से कॉम्पिटिशन कर रही हों और अपनी पार्टी को भी समाजवादी पार्टी के समानांतर स्थापित करने की कोशिश कर रही हों। यद्यपि अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल है, वो एक छोटी पार्टी है, तो इसलिए हो सकता है कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, अपने वोट बैंक को मैसेज करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है और इसे केंद्र की मोदी सरकार को बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से लेना चाहिए। और ये हो सकता है कि वो भाजपा के साथ आगे गठबंधन में अपना भविष्य ना देखती हों। जैसा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रूमर बहुत फैल रही है कि ये जो पीटीए का यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मीन्स मुसलमान का जो एकता का जो नारा लगाया गया था, उसका सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश में हो गया है और उत्तर प्रदेश पीटीए की प्रयोगशाला बन गई है। तो आगामी जितने भी चुनाव होंगे, चाहे 2027 का विधानसभा चुनाव हो, इसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें भाजपा साफ हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हो सकता है अनुप्रिया पटेल को लगता हो कि भई भाजपा के साथ भविष्य नहीं है उनका, इसलिए अपनी ज़मीन तलाशने में जुट गई हों। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उचित सम्मान दिया है, उनका 1 दशक से कम जुड़ाव है। इतने अधिक महत्व देने से भी अगर वो संतुष्ट नहीं हैं, तो मेरा अपना विचार है कि शायद अनुप्रिया पटेल का जो मर्ज है, उसका कोई इलाज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी फिर उनको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती है। एक बात तो स्पष्ट होगी कि भाजपा को अपने दम पर जो बहुमत नहीं मिला है, उसके कारण ये नाच-नखरे शुरू हो गए और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी है, भाजपा आत्मनिवेशन करेगी, करेक्टिव मेजर्स लेगी और लेकिन इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल कोर करेक्शन इमीडिएटली करना है, अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। जब एक छोटा दल इस तरह की बगावत कर सकता है, तो बड़े दल अगर करेंगे, तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इस अंक में यहीं तक, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।